नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला से। मैं अभी कॉपरनिकस मार्ग जो इंडिया गेट और मंडी हाउस को जोड़ता है, उस मार्ग पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बाहर खड़ा हूं। आज की कहानी का कुछ अलग मकसद है। हिंदुस्तान में तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा मुकदमा भारत के न्यायालयों में लोअर जुडिशियरी से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लंबित है। मुद्दत से भारत के लोग न्याय की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय से लेकर दिल्ली के हाई कोर्ट से लेकर भारतवर्ष के जितने भी प्रदेश के उच्च न्यायालय हैं, उन तमाम न्यायालयों के साथ साथ लोअर जुडिशरी में 5 करोड़ से ज़्यादा मुकदमा लंबित है। इन लंबित मुकदमों में उम्मीद की आस लगाए लगाए बहुत सारे लोग, जिन्होंने न्याय की प्रतीक्षा में न्यायालय के दरवाजे की ओर देख रहे थे, बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त करके आज भी भारत के न्यायालयों में उनके न्याय से संबंधित जितने भी फाइल हैं, सभी लाल कपड़े में बंद पड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि अगर भारत में सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट और लोअर जुडिशरी है, तो जितने भारतवर्ष में ट्रिब्यूनल्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से गाइडेड हो या स्टेट गवर्नमेंट से गाइडेड हो, चाहे वो भारत के संसद द्वारा स्थापित किए गए हों या भारतवर्ष के जितने राज्य हैं, राज्य सरकार या विधानसभा द्वारा स्थापित किए गए, इन ट्रिब्यूनल्स में आज भी लाखों लाख मुकदमा लंबित है। वैसी स्थिति में एक सोचने वाली बात यह है कि क्या इन ट्रिब्यूनल्स की जरूरत है? शायद नहीं। भारत के जो बड़े बड़े न्यायविद हैं, जो न्याय के ज्ञाता हैं, जो कानून के ज्ञाता है, कानून के रखवाले हैं, उन तमाम लोगों का यह कहना है, यह इसलिए कि मैं इंडियन एक्सप्रेस के ज़माने में भारत के न्यायालय, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट हो या लोअर जुडिशरी हो, मैं मुद्दत तक, दशकों तक मैं एक कचहरी का रिपोर्टर रहा हूँ। कचहरी में आने वाले जो भी मुवक्किल हैं या जिन्होंने मुकदमा दायर किया है न्याय के लिए, जब वो दरवाजे पे आते हैं, न्याय के दरवाजे पे, न्यायालय में न्यायाधीशों को देखते हैं, वकीलों को देखते हैं, तो उन्हें आशा की एक किरण नजर आती है। लेकिन उस आशा की किरण को देखते देखते उनकी आंखें पथरा जाती है, आंखों की ज्योति समाप्त हो जाती है, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता। अगर न्याय मिलता तो आज भारतवर्ष में करीब 5 करोड़ मुकदमे लंबित नहीं होते। इन न्यायालयों की उपस्थिति में भारतवर्ष में जो ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, उन ट्रिब्यूनल्स को स्थापित करने में यह कहा गया था, यह माना गया था कि यह न्यायिक या अर्ध न्यायिक एक संस्था है। इसका उद्देश्य होगा कि न्यायपालिका के काम को, बोझ को कम करना और तकनीकी मामलों में किसी विषय पर विशेषज्ञता प्रदान करना। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अर्ध न्यायिक निकाय होने के कारण ट्रिब्यूनल्स को भी न्यायपालिका की तरह कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए। मुख्य कारकों में सदस्यों के चयन का तरीका, ट्रिब्यूनल्स का संयोजन और सेवा की शर्तें, अवधि, ये सभी शामिल थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ट्रिब्यूनल्स कार्यपालिका से स्वतंत्र है, सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया था कि सभी प्रशासनिक मामलों में विधि मंत्रालय द्वारा प्रबंधित होना चाहिए, न कि उस विषय से जुड़े हुए मंत्रालय द्वारा। इसके बाद अदालत ने ट्रिब्यूनल्स के प्रशासन के लिए
स्वतंत्र राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल्स आयोग, जहां मैं खड़ा हूं, स्थापना का सुझाव दिया था। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, इसके ऊपर एक राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल बनाने की बात सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। भारतवर्ष में ट्रिब्यूनल्स स्थापना का जो इतिहास है, वो इतिहास यह है कि सन 1941 में, यानी आज़ादी से पहले, भारत में सबसे पहले इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई। साल था 1941। इसका उद्देश्य था कि अदालतों के का जो काम का बोझ है, उस बोझ को कम करना, विवादों पे तेजी से फैसला करना और ट्रिब्यूनल्स में कर मामलों का विशेषज्ञता का सृजन करना। सन 1941 के बाद 1969 में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर लोक सेवा ट्रिब्यूनल्स बनाने चाहिए। ये ट्रिब्यूनल्स लोक सेवकों की बर्खास्तगी, उन्हें सेवा से हटाने और उनके पदों में कमी से संबंधित मामलों का अंतिम अपीलीय प्राधिकरण होगी। 1974 में छठे वित्त आयोग ने सुझाव दिया कि उच्च न्यायालयों के मामलों पर फैसला लेने के लिए अलग से हाई पावर ट्रिब्यूनल्स होनी चाहिए और आयोग भी बनना चाहिए। इसका उद्देश्य उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को कम करना था। 1974 के 2 साल बाद 1976 में स्वर्ण कमेटी ने कहा था कि उच्च न्यायालयों में लोक सेवकों की सेवा से संबंधित मामलों का जो बोझ है, उसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि सेवा शर्तों से संबंधित मामलों के फैसले लेने के लिए प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स, यानी राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर, लेबर कोर्ट्स और औद्योगिक ट्रिब्यूनल्स के मामले में एक अखिल भारतीय अपीलीय ट्रिब्यूनल्स, और फिर विभिन्न क्षेत्रों के संबंधित मामलों के फैसला लेने के लिए ट्रिब्यूनल जैसे राजस्व, भूमि सुधार और अनिवार्य वस्तुएं। इसके अतिरिक्त सुझाव दिया गया था कि ट्रिब्यूनल्स के फैसले सर्वोच्च न्यायालय के जांच के अधीन होनी चाहिए। सन 76 में भारत का 42वां संविधान का संशोधन पारित हो गया। संशोधन संसद को निम्नलिखित की स्थापना का शक्ति प्रदान किया। पहला, लोक सेवकों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित मामलों पर फैसला लेने के लिए प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर, और औद्योगिक विवादों, टैक्सेशन जैसे टैक्स की वसूली या कर संग्रह तथा विदेशी मुद्रा सहित विषयों पर फैसला लेने के लिए एक अन्य ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की बात कही गई। सन 80 के बाद से विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के ट्रिब्यूनल्स स्थापित किए गए। इसमें प्रशासनिक मामलों के लिए केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, जहां मैं अभी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सामने खड़ा हूं। वित्त क्षेत्र के रेगुलेटर्स के फैसलों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल्स, फिर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के फैसलों को चुनौती देने के लिए एक अपीलीय ट्रिब्यूनल, और ट्रैफिक संबंधी मुद्दों की सुनवाई के लिए बिजली अपीलीय ट्रिब्यूनल्स। ये सभी ट्रिब्यूनल्स 80 के बाद स्थापित किए गए। फाइनेंस एक्ट 2017 ने जैसे एक कामकाज के आधार पर कई ट्रिब्यूनल्स को विलय करने का फैसला लिया और ट्रिब्यूनल्स प्रणाली का पुनर्गठन किया गया। इससे ट्रिब्यूनल्स की संख्या जो 26 थी, वो घटकर 19 हो गई। उसने इन ट्रिब्यूनल्स के चेयरमैन और सदस्यों की क्वालिफिकेशन, नियुक्तियां, कार्यकाल, वेतन और भत्ते की सेवाओं, अन्य शर्तों के लिए जो नियम बनाए गए थे, उस नियम बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन सौंप दिया।
2021 में ट्रिब्यूनल सुधार, सुव्यवस्थीकरण और सेवा की शर्तें बिल 2021 को फरवरी में लोकसभा में पेश किया गया। चूंकि सत्र के अंत में बिल लंबित था, इसलिए अप्रैल में ऐसे प्रावधानों वाला एक अध्यादेश जारी किया गया। उसमें 9 ट्रिब्यूनल्स को भंग करने, उसके मामलों को मौजूदा न्यायिक निकायों में हस्तांतरित करने का प्रावधान हो, ऐसा सुझाव दिया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च स्टडीज के जो आंकड़े हैं, उस आंकड़े के हिसाब से 6 जून 2021 तक भारत के उच्च न्यायालयों में 30 वर्ष से भी अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या करीब 91,885 है। 1 मई 2021 को तक सर्वोच्च न्यायालय में तकरीबन 67,698 मामले लंबित है। 2017 में भारतीय विधि आयोग ने कहा था कि अदालतों में लंबित मामलों के कारण न्याय प्रदान करने में देरी होती है। PRS का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से 1976 में जब 42वें संशोधन हुआ था संविधान के, उस संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 323A और 323B को शामिल किया गया। अनुच्छेद 323A संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों संबंधित मामलों पर फैसला लेने के लिए प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स बना सकती है। यह राज्य और केंद्र के स्तर पर। अनुच्छेद 323B कुछ विषयों को निर्दिष्ट करता है जिसके लिए संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की जा सकती है। 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 323B के अंतर्गत आने वाले विषय विशेष नहीं है और विधायिका को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी विषय जो कि संविधान की 7वीं अनुसूची में निर्दिष्ट है पर ट्रिब्यूनल्स बनाने का अधिकार है। वर्तमान में ट्रिब्यूनल्स को उच्च न्यायालय के विकल्प और उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ दोनों के तौर पर बनाया गया है। जहां ट्रिब्यूनल्स उच्च न्यायालय के विकल्प के तौर पर बनाए गए हैं, वहां ट्रिब्यूनल्स जैसे सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जहां वे उच्च न्यायालय के अधीन अदालत जैसे कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत अपीलीय बोर्ड के तौर पर बनाए गए हैं, वहां संबंधित उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। पिछले 80 वर्षों के दौरान ट्रिब्यूनल्स प्रणाली को परंपरागत न्यायिक प्रणाली के समानांतर विकसित करने का बहुत कोशिश की गई है। 1941 में इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल्स को अदालत में लंबित मामले को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया था। 323A और 323B की प्रविष्टि के बाद 80 के दशक के बाद कई ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स के साथ साथ क्षेत्र विशेष ट्रिब्यूनल्स भी शामिल है। यदि देखा जाए तो ट्रिब्यूनल्स के जो क्रियाकलाप हैं या उसके जो कामकाज हैं, उससे संबंधित 2 मुद्दे हैं। पहला, अर्ध न्यायिक होने के कारण क्या उन्हें कार्यपालिका से उतनी आज़ादी मिलनी चाहिए जितनी उन अदालतों को मिलती है जिनका ये स्थान लेते हैं। दूसरा, विवादों पर तुरंत फैसले लेने में उनकी सफलता का स्तर। इसके अतिरिक्त संवैधानिक व्यवस्था में उनकी मौजूदगी पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। अध्ययन के हिसाब से ट्रिब्यूनल्स की संवैधानिक स्थिति पर सवाल उठाया जाता रहा है, खासतौर से यह कि क्या वो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आती है। 1986 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि संसद उच्च न्यायालयों के विकल्प के तौर पर संस्थाओं की स्थापना कर सकती है।
बशर्ते उनकी क्षमता उच्च न्यायालयों के समान हो। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ट्रिब्यूनल्स कानूनी प्रावधानों से की संवैधानिक वैधता के सवालों पर फैसला सुना सकती है। हालांकि ऐसे मामलों में उन्हें उच्च न्यायालयों के विकल्प के बजाय अनुपूरक के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए ऐसे मामलों पर उनके फैसलों की जांच उच्च न्यायालय खंडपीठ कर सकती है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ट्रिब्यूनल्स को अपने मूल कानून की संवैधानिकता से संबंधित सवालों पर फैसला नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों पे सीधे उच्च न्यायालय को फैसला करना चाहिए। दो 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारत में ट्रिब्यूनल्स को पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं मिली। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय टैक्स ट्रिब्यूनल 2005 की समीक्षा करते हुए कहा था कि जब ट्रिब्यूनल्स में उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र निहित हो तो उसे कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। ट्रिब्यूनल्स के प्रशासनिक कामकाज में केंद्र सरकार के किसी भी प्रकार का दखल उसकी स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। ट्रिब्यूनल्स की स्वतंत्रता को निर्धारित करने वाले घटकों में उन्होंने सदस्यों के चयन प्रक्रिया और ट्रिब्यूनल्स का संयोजन के अतिरिक्त सदस्यों के कार्यकाल और सेवा शर्त भी महत्वपूर्ण माना। सर्वोच्च न्यायालय का मानना था कि न्यायालय को कार्यपालिका के सभी प्रकार के हस्तक्षेपों से दूर करना संविधान की एक अनिवार्यता है। 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को पुनः दोहराया कि ट्रिब्यूनल्स की सिलेक्शन कमिटीज में न्यायिक प्रभुत्व की कमी से शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है और यह न्याय के क्षेत्र में अतिक्रमण है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के विभिन्न न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालय से लेकर प्रदेश के जितने उच्च न्यायालय से लेकर और लोअर जुडिशरी तक तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमा लंबित है। एक तरफ जहां न्यायिक व्यवस्था या न्यायविद या न्यायमूर्ति लोग या न्यायपालिका क्षेत्र के लोग यह कहते हैं कि उनके पास उतनी शक्ति, खास करके मैन पावर, जो जुडिशियल ऑफिसर्स होना चाहिए, जो न्यायविद होना चाहिए, न्यायमूर्ति होनी चाहिए, वो नहीं है और इसका परिणाम मुकदमे पर पड़ता है, जिसके कारण आज 2023 के नवंबर महीने में तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा मुकदमा भारत के न्यायालयों में। वैसी स्थिति में अगर इन ट्रिब्यूनल्स में भी, जब इन ट्रिब्यूनल्स की स्थापना इन न्यायालयों के जो प्रेशर्स हैं उसको कम करने के लिए किया गया और ट्रिब्यूनल्स में भी आज लाखों लाख मुकदमे लंबित है, या इसके बाद ट्रिब्यूनल्स के जजमेंट के बाद भी अगर वादी और प्रतिवादी को, चाहे संस्था हो, चाहे कर्मचारी हो या जो भी लोग हैं, वादी और प्रतिवादी को अगर फिर अपने उस ट्रिब्यूनल्स के निर्णय के विरुद्ध संबद्ध जो राज्यों के उच्च न्यायालय है या फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पुनः अपील करने का अधिकार है या पुनः वो वहां पहुंचते हैं, तो फिर इन ट्रिब्यूनल्स की जरूरत क्या है? अगर इन ट्रिब्यूनल्स के निर्णय बाध्यकारी नहीं है, अगर सरकार इन ट्रिब्यूनल्स पे करोड़ों करोड़, सैकड़ों, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके वादी और प्रतिवादी को या जितने भी इसमें लोग सम्मिलित हैं उन लोगों को न्याय देने की बात करती है, करीब करीब 14-15 ट्रिब्यूनल्स आज भारतवर्ष में काम कर रहे हैं।
अगर इन ट्रिब्यूनल्स को पुनः वादी और प्रतिवादी सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में उसके जजमेंट के अगेंस्ट जाने का अधिकार रखता है या फिर जाता है, तो फिर इस ट्रिब्यूनल्स की जरूरत क्या है? अगर हाई कोर्ट में या लोअर जुडिशरी में या सुप्रीम कोर्ट में न्यायविदों की संख्या बढ़े या फिर वहां जो कार्य करने का तरीका है उन कार्य करने की तरीकों को बदला जाए, मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्ति न्यायाधीश है उन्हें मैं कुछ कह रहा हूं, लेकिन भारत के न्यायालयों में इस तरह से 5-5 करोड़ मुकदमों का लंबित होना इस बात का गवाह है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकार को चाहिए, संसद को चाहिए, भारत के जितने भी प्रदेश हैं उस प्रदेश के विधानसभाओं को चाहिए, सरकार को ये चाहिए कि हम अपने जो वार्षिक बजट है उस वार्षिक बजट में न्यायालयों के लिए जो राशि रखते हैं, चाहे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए जो खर्च करते हैं उस राशि में और राशि दे दिया जाए और उस राशि से जो इन ट्रिब्यूनल्स पे खर्च होते हैं उन तमाम ट्रिब्यूनल्स को विभिन्न न्यायालयों में ट्रांसफर कर दिया जाए।